हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRZ07 में। आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी, भारत में समाज बी सेकेंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है ये। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। इसके में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। और आगे हम चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि नगर को परिभाषित कीजिए। तो नगर क्या होता है? समाजशास्त्र शब्दकोश के अनुसार अपेक्षाकृत एक छोटे से क्षेत्र में साधारणतः स्थायी रूप से सभी वयस्क स्त्री पुरुष एवं बच्चों की बसी हुई जनसंख्या ही नगर है, जहाँ समाज तथा परिवार में प्रचलित जीवन साधारणतः राजनीतिक संगठन एवं व्यापार संबंधी कार्य अथवा रोजगार चलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है कि धर्म एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका लिखिए कि धर्म एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो धर्म आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। ये क्या करता है? यह विश्वास किया जाता है कि आत्मशुद्धि के द्वारा ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये आपका एक धर्म में एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तीसरा आपका है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? तो कर्म क्या है कि हमारे यहाँ लोग कहा जाता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। और पुनर्जन्म का मतलब होता है कि जैसे आप पुनर्जन्म मतलब दोबारा जन्म होना। ये क्या होता है? पुनर्जन्म को परिभाषित करता है। अधिकांश व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल मिलेगा तथा उन्हीं कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म भी आपका होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कि आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर होगा कि आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की यात्रा की सीढ़ियों का सोपान है, जिसको साधन मानकर वह अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके 4 रूप होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, प्रश्न 5वां आपका कि गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग कितने संस्कार होते हैं? तो इसमें गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग 40 संस्कार होते हैं। क्यों? अलग अलग होते हैं। जैसे विवाह संस्कार हो गया ना, इसमें फिर नामकरण का संस्कार हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रश्न 6 आपका कि हिंदू शास्त्रों में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण होता है। 7वां क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत भारतीय संरचना में परिवर्तन के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कौन सा है? जाति प्रथा के महत्व में कमी, और दूसरा है धर्म के प्रभाव में कमी। ठीक है, फिर आपका प्रश्न 8वां है कि गांव से संबंधित AR देसाई की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। तो AR देसाई के अनुसार गांव यानी ग्राम्य समाज की इकाई है। यह रंगशाला के समान है, जहां ग्राम जीवन अपने को प्रकट करता है और कार्य करता है। ग्राम मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं? मिलनसार होते हैं, है ना, काफ़ी परंपराओं को मानने वाले होते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? प्राथमिक समूहों का महत्व होता है, और दूसरा क्या होता है? कम जनसंख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ग्रामीण समुदाय में परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी 2 कारक लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? औद्योगिकरण होता है और नगरीकरण होता है। अब हम चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका कि पुरुषार्थ को स्पष्ट कीजिए। तो पुरुषार्थ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हिंदू धर्म और दर्शन में वर्णित है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। और इसके 4 प्रकार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है या 7.5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। ठीक है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना। दूसरा आपका कि अर्थ का अर्थ है धन की और संपत्ति की प्राप्ति करना और अपने जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना होता है। काम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करना और जीवन का आनंद लेना। काम का मतलब ये होता है कि जो हमारे लोभ होते हैं, इच्छाएं होते हैं, वो उन पे हम कभी कभी हमें रोक भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो इच्छाएं होती हैं हमेशा इंसान की बढ़ती रहती हैं। फिर फोर्थ है आपका मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति करना और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, दूसरा आपका है कि संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व रहा है। भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के बहुत सारे संस्कारों का विधान रखा गया है। ठीक है, इसमें आपके देखिए गौतम धर्म सूत्र होता है। इसमें क्या होता है? मानसिक और शारीरिक तथा आत्मिक विकास के लिए एक प्रकार से धार्मिक कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें 40 संस्कार होते हैं गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, जो कि उसके पूर्व जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु पश्चात की अवस्था से संबंधित होते हैं। ये संस्कार शरीर तथा यज्ञ से संबंधित बनाए गए होते हैं और गृह सूत्र में हिंदुओं के 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख
मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या आगे जैसे जन्म हुआ तो नामकरण, ठीक है, मृत्यु हुई तो उसमें जो उनके दाह संस्कार के जो किए जाते हैं, तो इसमें सारे बहुत सारे संस्कार आते हैं। जैसे विवाह संस्कार हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो उस टाइम पे भी एक बनाया जाता है, उसमें भी एक हमारे यहाँ संस्कार कराया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है आपका कि नगरीकरण किसे कहते हैं। तो नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में बसने लगते हैं और शहरों की आबादी बढ़ने लगती है। यह प्रक्रिया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी हो सकती है। अब लोग गांव क्यों छोड़ रहे हैं और नगर में क्यों बस रहे हैं, ये सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे भी हो सकता है। अब नगरीकरण के कारण क्या है, आर्थिक अवसर, वहाँ पे क्या होता है, आर्थिक अवसर का मतलब कि वहाँ पे रोजगार के अवसर बन रहे हैं, इसलिए लोग ग्रामीण गाँव छोड़ के शहरों में बसने लगते हैं। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, वहाँ पे शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, लोग बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जो बच्चे 10th-12th कर लेते हैं फिर वो ग्रेजुएशन करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं, वो आगे यहाँ पे शहरों की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका स्वास्थ्य। यहाँ पे मतलब अच्छे हॉस्पिटल होते हैं ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्राप्त होने लगते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ रुख करते हैं। तीसरा, सुविधाओं की उपलब्धता, सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, बिजली, पानी, सड़कें, संचार सेवाएं, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें आपका है पहला, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ग्रामीण और नगरीय समुदाय में, ग्रामीण पूछ सकता है क्या होता है और नगरीय समुदाय, इन दोनों को ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में। तो अगर लॉन्ग में भी आएगा तो आप इसको, मैंने क्या किया, तीनों जो टर्म के आपके क्वेश्चन है वो मैंने इसी में कर दिया। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय दो अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं जो अपनी विशेषताओं, जीवन शैली और सामाजिक संरचना से भिन्न होते हैं। पहला आपका ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय वे समुदाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, यानी गांव के क्षेत्रों में बसते हैं, और उनकी जीवन शैली अधिक सरल और प्रकृति के करीब होती है। प्रकृति का मतलब जो साफ, और जो हमारे पेड़ पौधे हो गए हैं ना, कृषि हो गया, खेती बाड़ी हो गया, तो ये सारी क्या चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें हैं और लोग उनसे ज़्यादा करीब होते हैं, जुड़े होते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहला आपका सरल जीवन शैली। उनका जीवन शैली क्या होता है, सरल होता है। जीवन याचिका जो करते हैं वो सरल करते हैं। ठीक है, और प्रकृति के करीब होते हैं। दूसरा आपका कृषि और पशुपालन होता है, वो खेती करते हैं और पशु को भी पालते हैं। ठीक है, फिर आपका निकटता और सामुदायिक भावना। ग्रामीण समुदाय में लोग एक दूसरे के साथ अधिक जुड़े होते हैं और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। नगरीय समुदाय में क्या होता है, नगरीय समुदाय में वे समुदाय हैं जो शहरों में बसते हैं और उनकी जीवन शैली अधिक तेज होती है और आधुनिक होती है। लोग क्या करते हैं, ऑफिस में ज़्यादा लगे रहते हैं। ठीक है, और उद्योग व्यापार करते हैं कि जो सेवा में होते हैं, कई कई एनजीओ भी होता है, उसमें भी लोग लगे रहते हैं। नगरीय समुदायों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें आधुनिक जीवन शैली होती है। ठीक है, आधुनिक का मतलब बहुत सारी आधुनिक चीज़ें उनको प्राप्त है, जैसे कि एसी, लैपटॉप, कंप्यूटर, या उनको सारी चीज़ें, वो आधुनिक जो आजकल की हैं चीज़ें, उनको प्राप्त होती हैं। उद्योग और सेवा क्षेत्र। नगरीय समुदाय में लोग मुख्य रूप से उद्योग और व्यापार करना जानते हैं और करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्र, सभी को स्वतंत्रता मिली होती है। ठीक है, नगरीय समुदाय में लोग अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। अब अंतर क्या है इसमें, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में कई अंतर होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है आपका जीवन शैली में। जीवन शैली में उनका बहुत अंतर होता है। ग्रामीण समुदाय में जीवन शैली अधिक सरल और प्रकृति के करीब होती है, जबकि नगरीय समुदायों में जीवन शैली अधिक तेज और आधुनिक होती है। आर्थिक गतिविधियों में क्या होता है कि ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जबकि नगरीय समुदाय के लोग होते हैं वो उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं। सेवा क्षेत्र में आपका एनजीओ का आ गया। ठीक है, फिर आपका सामाजिक संरचना। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संरचना अधिक पारंपरिक और सामुदायिक होती है, जबकि नगरीय समुदायों में सामाजिक संरचना अधिक आधुनिक और व्यक्तिगत होती है। आगे आपका कि परिवार के आकार में अंतर, विवाह के आधार में अंतर, और ये सारे पॉइंट्स आपके परिवार के आकार में अंतर होता है। ठीक है, परिवार में क्या होता है, बड़ा लंबा परिवार होता है गाँव में। ठीक है, लेकिन शहर में क्या होता है, लोग अपने ही सिर्फ, मतलब एक लड़की की शादी हो गई तो अपने पेरेंट्स को रखता है साथ में और बस अपने बच्चों को होता है, लेकिन जब गांव में होता है तो चाचा, चाची, ताऊ सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय इसमें आता है आपका विवाह के आधार में अंतर। विवाह में अक्सर वहाँ पे होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो देख के शादी करते हैं, लेकिन शहर में ऐसा होता है कि उसमें होता है कि लोग क्या करते हैं आजकल, लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह भी करते हैं। स्त्रियों की स्थिति में अंतर। गांव में अक्सर ये होता है कि स्त्रियों को घर में रखा जाता है या उनको घूंघट पर्दा प्रथा का भी होता है वहाँ पे,
कि वो पर्दे में रहती हैं, घूंघट में रहती है, लेकिन शहर में, नगरी में जो औरतें होती हैं वो जॉब भी करती हैं और अपने अनुसार ज़िंदगी का व्यापन भी करती हैं। फिर मनोरंजन की साधन में अंतर, यहाँ पे मनोरंजन के साधन में भी बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण समुदाय की अवधारणा का विस्तृत वर्णन दीजिए। तो ग्रामीण समुदाय एक प्रकार का समुदाय है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और उनकी जीवन शैली अधिक सरल और प्रकृति के करीब होती है। ग्रामीण समुदाय में लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसमें आपकी विशेषताएं हैं, सरल जीवन शैली, हमने पढ़ लिया पहले, कृषि और पशुपालन होता है। ठीक है, निकटता और सामुदायिक भावना होती है। फिर आपका पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों का पालन करना। ग्रामीण समुदाय में पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों का पालन किए जाते हैं। यहाँ पे अधिक जो उनके पूर्वज होते हैं वो जो चीज़ें उनको दे के गए होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पालन बहुत निश्चितता और दृष्टि करते हैं। फिर इसके प्रकार क्या है, कृषि आधारित समुदाय होते हैं, ये पशुपालन आधारित समुदाय होते हैं, ये कृषि से जुड़े होते हैं। ठीक है, उनके खेतों में अनाज उगाते हैं, पशु को पालते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनसे इसमें पशु को या वो क्या करते हैं, दूध बेच के भी अपना कार्य, अपना आर्थिक उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका है कृषि व्यवसाय, मतलब कृषि व्यवसाय, खेती करना, फिर जो अनाजों को बेच कर अपना काम चलाना। और यहाँ पे गांव नगरीय जो होता है, ग्रामीण उसमें कम जनसंख्या होती है, लोग वहाँ पे कम होते हैं। फिर समान संस्कृति होती है, प्रकृति से निकटता होता है और इनका जीवन क्या होता है, सरल होता है। अब इसके लाभ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करते हैं। एक क्या करते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं, है ना, फसलों को लगाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये करते हैं। फिर सामुदायिक भावना क्या है कि ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना अधिक मजबूत होती है, एक दूसरे से मिलनसार होते हैं। पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण, यानी कि जो परिवार रीति रिवाजों का जो चला आ रहा है उसका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं और अपनी पीढ़ी, जो उनकी पीढ़ियाँ आती हैं उनको भी हस्तांतरित करते हैं। अब इसमें लाभ क्या है, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय के लाभ हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे इसमें। चुनौतियाँ क्या क्या इनकी, तो आर्थिक चुनौतियाँ हैं, ग्रामीण समुदाय में आर्थिक चुनौतियाँ अधिक है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब के आसार नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी, वहाँ पे ज़्यादा इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि अगर कोई एकदम से बीमार पड़ जाए तो किसी अच्छे हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे ले जाके दिखा सके। अब ऐसे होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, कई कई पास में होते हैं लेकिन बहुत दूर भी होते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, ग्रामीण समुदाय में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी होती है। अब ग्रामीण समुदाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी संस्कृति को, परंपरा को बनाए रखने में मदद करता है। इन समुदायों को मजबूत बनाने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें काम करना होगा। फिर आपका है यूनिट सेकंड, इसमें आपका आता है नृजातीय विविधता से आप क्या समझते हैं। तो नृजातीय विविधता विभिन्न नृजातीय समूहों की विविधता को दर्शाता है। इसमें विभिन्न संस्कृति, भाषाओं, धर्मों, परंपराओं की विविधता शामिल है। नृजातीय विविधता समाज की विविधता को बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। यह विचारों के आदान प्रदान और समाज के विकास में मदद करती है। इसमें क्या होता है कि जो पूर्वजों की जो चीज़ें होती हैं, मतलब उनकी चाहे परंपरा मान लें या उनकी रीति रिवाज मान लें, तो क्या करती है, अपने पीढ़ी को वो हस्तांतरित करती है, एक दूसरे का क्या करती है, आगे बढ़ाती हैं। जजमानी व्यवस्था क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जातिगत एकता को बनाए रखने में विभिन्न जातियों में सेवाओं के दिन में की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है, इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका कि भारत में जातिवाद के दो परिणाम लिखिए, कौन से हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है और दूसरा है प्रजातंत्र के लिए घातक। अब इसमें ज़्यादा आपका है नहीं, मैंने डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलता या विविधता को समझाइए। तो भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती हैं, जैसे भौगोलिक विविधता। भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न करों और उपखंड में विभक्त है तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पूरे भूभाग 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, दूसरा है आपका कि जनजातीय विविधता। जनजाति से हमारा तात्पर्य है परिवार के ऐसे संकलन से जिसका कि एक सामान्य नाम है, सभी सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ विवाह, व्यवसाय और अपने उद्योग संबंधी कुछ विशेष या जनजाति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। तीसरा आपका धार्मिक विविधता। धार्मिक का मतलब आप समझ सकते हैं जो परंपराएं होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो उनमें पूजा पाठ होता है, जो संस्कृति होती है, उनको क्या करते हैं, उसमें आगे बढ़ाते हैं और उन चीज़ों का पालन करते हैं।
राजनीतिक विविधता हो सकता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। यह 5 भाग है केंद्र, सॉरी इसमें मैंने कॉमा नहीं लगाया, केंद्र है, प्रांत है, जिला, ब्लॉक और नगर अथवा गांव कहा जा सकता है। यह 5 भाग हैं, ठीक है। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारी हैं, गण हैं और इनके अधिकार, क्षेत्र तथा कर्तव्य भी अलग अलग तथा सुनिश्चित है। उनके अनुयायियों की विविधताओं को दर्शाती है कि इसमें विभिन्न धर्मों के सिद्धांत, परंपरा और प्रथाओं की विविधता शामिल है। धार्मिक विविधता समाज में सहिष्णुता, समझ और सम्मान को बढ़ावा भी देती है। ये थोड़ा धार्मिक विविधता आ गया है इसमें, ठीक है। हमने उसके बाद है भाषागत विविधता। भारत में न केवल भौगोलिक प्रजाति एवं जनजातीय विविधता देखने को मिलती है, वरन भाषागत विविधता भी विद्यमान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 15 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अब क्या हो गया है, 22 भाषाओं की संख्या कितनी कर दी गई है, 22 कर दी गई है, ठीक है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषा ही परिवार है। इसमें पहला आपका आता है इंडो आर्यन भाषाई परिवार, ठीक है। इंडो आर्यन भाषाई परिवार है। उसके बाद दूसरा है द्रविड़ भाषाई परिवार, तीसरा आपका है ऑस्ट्रियन भाषाई परिवार और चौथा है आपका तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार, ठीक है। पांचवा है आपका छोटी भाषाओं का परिवार। इसमें पूछ सकता है कि भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषा के कौन से परिवार हैं, तो आपको ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारतीय संस्कृति में एकता। भारत की जो संस्कृति है उसमें एकता होता है, ठीक है। फिर आपका है भौगोलिक एकता होता है, कौन सी होती है, भौगोलिक एकता होता है। फिर जातिगत एकता होता है, भाषागत एकता होता है, ये सारे पॉइंट्स है, ठीक है। धार्मिक एकता होता है, राजनीतिक एकता होता है, सामाजिक एकता होता है और राष्ट्रीय एकता होता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।